अदानी को अगर सोलर पावर प्लांट हो या बाकी कोल हो, ये किसने दिया? कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और अब राजस्थान में भी। कांग्रेस तो इसका भी श्रेय कर रही कि भाजपा हमसे छीन रही है ये जो गया है चंद्रयान। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जी ने बजट कम कराया था चंद्रयान 2 का, लेकिन मोदी सरकार ने आके उसको भी पूरा कराया। एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है कि मोदी जी के राज में देश का मुसलमान बहुत डरा हुआ है, काफ़ी दिक्कत में है। राजीव गांधी जी वोट बैंक की राजनीति में चलते मुसलमान बहनों को तड़पने और मरने के लिए मजबूर कर दिया था। ये घमंडिया गठबंधन ये सनातन धर्म के भी खिलाफ है, हिंदू के भी खिलाफ है, और ये बांटो और राज करो के एजेंडे के साथ चल रहे हैं। नमस्कार, दैनिक जागरण एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश रघुवंशी। हमारे साथ सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनसे आज हम बातचीत करेंगे कई मुद्दों पर। इनके पास कई विभागों की जिम्मेदारी है, सरकार का पक्ष भी ये सामने रखते हैं हमेशा। तो अनुराग जी, ये जो विपक्ष एकजुट हुआ है और भाजपा पर हमलावर भी है, कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमसे डर गई है, तो उसको आप किस तरह की चुनौती के रूप में देखते हैं? रेत के ढेर पर जितने भी महल बनाओगे वो स्थायी नहीं होते, उनका गिरना स्वाभाविक है, और एक घमंडिया गठबंधन उसी तरह से ही गिरेगा। दूसरा मैं कहूँ, देश ने स्थिरता देखी है कमलेश जी, और स्थिरता से देश समृद्ध, संपन्न और सशक्त होने की दिशा में आगे बढ़ा है। गरीबों के कल्याण हुए हैं। 18.5 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए। ये तब आए जब देश की जनता ने पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार एनडीए की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। 18 करोड़ से ज़्यादा गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए। 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर 4 करोड़ लखपति दीदियाँ बनाई। 12 करोड़ शौचालय बनाकर दिए। 10 करोड़ के लगभग रसोई गैस के सिलेंडर उज्ज्वला योजना में दिए। 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा दी। 80 करोड़ लोगों को अनाज 2.5 साल तक बिल्कुल मुफ्त में दिया। 220 करोड़ को वैक्सीन मुफ्त में दी। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत में गरीबों के कल्याण की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी, और स्थिरता थी तो बड़े और कड़े निर्णय भी लिए गए, और आज दुनिया भर में भारत की साख भी बढ़ी, क्योंकि 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से अब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर आप लोग आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार का, जातिवाद का, वंशवाद का। कांग्रेस भी आप पे आरोप लगा रही है, गठबंधन आरोप लगा रहा है आपके ऊपर कि आपके दल में भी ऐसे बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं, चाहे वो घटक दल के रूप में हो, चाहे पार्टी के अंदर, उनके ऊपर भी इसी तरह के आरोप हैं। देखिए, मैं आपको 2 बातें स्पष्ट करूं। घमंडिया गठबंधन में आप एक से दूसरे नेता तक देखोगे तो अधिकतर बेल में है, कई जेल से बाहर आके भी मिले हैं, और भ्रष्टाचार के चलते हैं जी। और ये केवल अपने आप को बचाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी, मेहनत और देश को आगे बढ़ाने के मामले में खड़ा नहीं होता है। 23 साल के राजनीतिक जीवन में 1 रुपये का आरोप नरेंद्र मोदी जी पर नहीं लगा। इन 9 वर्ष की सरकार, 9.5 वर्ष हुए, 1 रुपये का आरोप कोई नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर नहीं लगा पाया। सुशासन और विकास, यही पहचान इस एनडीए सरकार की है, और नरेंद्र मोदी जी ने एक एक पल, एक एक क्षण अपना इस देश के लिए जिया है, और देश की साख को दुनिया में बढ़ाया है। और दुनिया आज एक उम्मीद भारत में देखती है, दुनिया होप भारत में देखती है, भारत के नेतृत्व में देखती है। और कमलेश जी, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये घमंडिया गठबंधन जो बना है, ये अहंकार और घमंड से भरा हुआ है। ये केवल करप्ट ही नहीं, ये सनातन धर्म के भी खिलाफ है, हिंदू के भी खिलाफ है, और ये बांटो और राज करो के एजेंडे के साथ चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में राम नामी जुलूस पर बम, बंदूकें और गोला बारूद फेंका जाता है।
उत्तर प्रदेश में, बिहार में सपा के, आरजेडी के, इन घमंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो रामायण पर अपशब्द कहते हैं, माँ सीता पर अपशब्द कहते हैं। दक्षिण भारत के इस घमंडिया गठबंधन के एक नेता वो सनातन धर्म को, हिंदुओं को डेंगू मलेरिया की तरह मान के कुचलना चाहते हैं। ये घमंडिया गठबंधन की सोच हिंदू विरोधी है। ये केवल ध्रुवीकरण करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहते हैं। वोट बैंक की राजनीति इनको इतना गिरा देती है। मेरा सवाल है राहुल गांधी जी से, खड़गे जी से, सोनिया जी से, विपक्ष के अन्य नेताओं से, क्या वो इन बातों से सहमत हैं जो सनातन धर्म की या हिंदुओं को अपमानित करते हैं? देश के लोग इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, जैसे 2014 में और 19 में दिया है। राहुल गांधी लगातार आपकी पार्टी को अडानी के मामले को लेकर घेरते रहते हैं और वो जब भी मौका मिलता है वो कहते हैं कि ये सरकार केवल कुछ अडानी समेत कुछ लोगों के लिए काम कर रही है। इसके बारे में क्या कहना है? इतनी साफ सुथरी सरकार, जब इनको कुछ नहीं मिला तो ऐसे मन गढ़ंत आरोप लगाएंगे। श्रीमान राहुल गांधी जी, अदानी को पोर्ट किसने दिए? कांग्रेस ने। अदानी को तेल बनाने का उस समय जिम्मेदारी किसने दी? कांग्रेस ने। अदानी को अगर सोलर पावर प्लांट हो या बाकी कोल हो, ये किसने दिया? कांग्रेस ने। छत्तीसगढ़ और अब राजस्थान में भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमारे समय तो स्टार्टअप्स देखिए कहां से कहां पहुंचे। देश के युवाओं की ताकत को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। कांग्रेस के ज़माने में युवाओं को ताकत नहीं मिलती थी। मोदी जी स्टार्टअप योजना लेकर आए। आज 1 लाख स्टार्टअप दुनिया भर में भारत में है। 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। 107 यूनिकॉर्न यहाँ पे हमारे भारत में है। ये उस समय हुआ है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, ये लोग भारत के युवाओं को आगे नहीं बढ़ते देखना चाहते थे। ये तो हमें मजबूर करते थे कि मोबाइल फ़ोन भी विदेशों से लाया जा सके। मोदी जी ने पॉलिसी बदली। दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट करने वाला मोबाइल फ़ोन का आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता मोबाइल फ़ोन का बन गया 5 साल में। डिफेंस इक्विपमेंट 1 लाख करोड़ हम क्या इस पर हमने टर्नओवर किया है। 1000 आइटम बनानी बंद, बाहर से लानी बंद कर दी। इसी तरह स्पेस सेक्टर में हमने खोल दिया। प्राइवेट क्षेत्र के लोगों ने 1 साल के अंदर रॉकेट छोड़ दिया। हमने 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़ने का कीर्तिमान स्थापित किया। मंगलयान सफल करके अब चंद्रयान मिशन को भी सफल बनाया और चंद्रमा पर भी तिरंगा झंडा शिव शक्ति पॉइंट पर लहराया। कांग्रेस तो इसका भी श्रेय कर रही कि भाजपा हमसे छीन रही है ये जो गया है चंद्रयान। मैं आपका जितना आभार करूं उतना कम है। आपने सवाल उठाया कमलेश जी। देश की जनता को जानना जरूरी है। चंद्रयान 1 अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरुआत की। फंड उनकी सरकार के समय हुआ और जब चंद्रयान 1 पहुंचा तब तक यूपीए की सरकार आई तो उन्होंने उसको जवाहर पॉइंट दे दिया। उनको परिवार से आगे नहीं कभी ये निकल पाए। फिर चंद्रयान 2 कांग्रेस के ज़माने में शुरू हुआ यूपीए के टाइम पे, लेकिन पैसा इन्होंने कभी पूरा नहीं किया। बजट कम कर दिया। देश को जानना चाहिए, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जी ने बजट कम कराया था चंद्रयान 2 का, लेकिन मोदी सरकार ने आके उसको भी पूरा कराया। जो कमियां रह गई उस मिशन में, हमने वैज्ञानिकों का मनोबल प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया। अब चंद्रयान मिशन 3 सफलता तब मिली जब दक्षिण ध्रुव चंद्रमा के पहुंचकर शिव शक्ति पॉइंट पर विक्रम लैंडर लैंड किया। ये भाजपा, भारत, ये हम इस पे नहीं जा रहे कि भाजपा ने किया किसने, ये भारत के वैज्ञानिकों ने किया है। लेकिन सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरी मदद और पूरा बजट अपने इसरो के वैज्ञानिकों को दिया। कांग्रेस के समय 5400 करोड़ का बजट होता था, आज 12544 करोड़ का बजट है। हमने 3000 करोड़ की कमाई स्पेस सेक्टर में की, जो 90% मोदी सरकार के 9 साल में है। कुल मिला के 89 सैटेलाइट छोड़ी गई, जिसमें 47 केवल पिछले 9 सालों में मोदी सरकार के समय छोड़ी गई। ये सारे मिशन हमारे समय हुए हैं जी। काश कांग्रेस ने पहले शुरू किया होता तो आज भारत स्पेस सेक्टर में बहुत आगे जाता। विपक्ष आरोप लगा रहा है, जो अभी
जिसको आप लोग घमंडिया बोलते हैं गठबंधन, INDA जो अपने को इंडिया बोलते हैं, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है कि मोदी जी के राज में देश का मुसलमान बहुत डरा हुआ है और काफ़ी दिक्कत में है। नहीं, कांग्रेस ने कहा उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। जी हाँ, हमले हो रहे हैं क्योंकि उसको सिलेंडर मिल रहे हैं, हमले हो रहे हैं क्योंकि उनको शौचालय मिल रहे हैं, हमले हो रहे हैं क्योंकि उनको नल से जल मिल रहा है, हमले हो रहे हैं क्योंकि मुफ्त में अनाज मिल रहा है, हमले हो रहे हैं मुफ्त में इलाज मिल रहा है। ये हमले कांग्रेस नहीं कर पाई। अगर ये इसको हमला ही कहते हैं, हम इसको सेवा कहते हैं, गरीब कल्याण कहते हैं, कांग्रेस उसको हमला कहती है। अरे इन्हीं मुसलमानों को, ये जो मेरे भाई और बहन हैं, इनकी बहनों को यानी कि ट्रिपल तलाक की निजात मोदी जी ने दिलाई, कांग्रेस ने नहीं किया। शाहबानो का केस आप तो भली भांति जानते हैं। राजीव गांधी जी वोट बैंक की राजनीति में चलते मुसलमान बहनों को तड़पने और मरने के लिए मजबूर कर दिया था। मोदी सरकार ने आके सबका साथ सबका विकास के साथ काम किया। ये नल से जल, मुफ्त में मकान, मुफ्त में रसोई गैस का सिलेंडर, मुफ्त में अनाज, मुफ्त में इलाज, ये गरीब कल्याण की योजनाएं गरीबों को बाहर निकालने के लिए गरीबी रेखा से थी और 18.5 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए। अगर ये कांग्रेस इसको हमला मानती है तो ऐसे हमले होते रहेंगे क्योंकि ये गरीब कल्याण हम करते रहेंगे। एक और बड़ा राहुल गांधी सवाल उठाते रहते हैं हमेशा कि चीन के मुद्दे पे सरकार झूठ बोल रही है। अभी पीछे लद्दाख भी गए थे तो उन्होंने वहाँ कहा कि भाई कब्जा कर लिया हमारे ज़मीन पे, सरकार सही तथ्य छुपा रही है। इसके बारे में क्या कहना है? कमलेश जी, ये नेहरू गांधी परिवार के लोग तो विदेशों में छुट्टियां मनाते थे। इनको तो धन्यवाद करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का कि जो नेहरू जी के दिए जख्म 370-35 के हैं और ये 370-35 के कारण कश्मीर में 40,000 लोगों की हत्याएं हुई। हमने 370-35 से सदा सदा के लिए हटा दिया। आज कश्मीर में शांति और अमन है, विकास हो रहा है, पर्यटन बढ़ रहा है, गोलीबारी बंद है, पथराव की घटनाएं बंद है। तभी श्रीमान राहुल गांधी जी अपने परिवार के साथ कश्मीर में पिछले साल छुट्टियां मनाई और अब लद्दाख में जाके मोटरसाइकिल चला रहे हैं। ये अपने 10 साल की सरकार में नहीं चला पाए, हमने किया है। अचानक से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। इसको लेकर लोगों के मन में बड़े सवाल हैं कि अचानक सरकार को ज़रूरत क्यों पड़ी बुलाने की। विपक्ष इसको अपने ढंग से कह रहा है, कोई कह रहा है कि भाई सरकार ने सत्र बुलाया है तो समान नागरिक संहिता कानून ला सकती है, महिला बिल पास कर सकती है, वन नेशन वन इलेक्शन पर कुछ हो सकता है। तो क्या ज़रूरत पड़ी इस सत्र को बुलाने की? सरकार का अधिकार है सत्र बुलाना। हम तो चर्चा में विश्वास रखते हैं, विपक्ष चर्चा से भागने का इंतज़ार करती है। ये बाहर 10 तरह की बातें करेंगे लेकिन संसद सत्र के दौरान आके चर्चा से भागते हैं। मणि पे चर्चा हुई, इन सब के चेहरे बेनकाब हुए कांग्रेस के कि कैसे नॉर्थ ईस्ट को जलता हुआ ये लोग छोड़ देते थे कई कई महीनों तक। पूरे के पूरे आंकड़े देश के सामने हुआ है, कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ। ये महिलाओं के अपमान की बात करते थे। हमने पहले दिन कहा महिलाओं के सम्मान में हर कुछ होना चाहिए, जहां अपमान होता है कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। राजस्थान में हर रोज़ 17 महिलाएं, कम से कम 17 महिलाओं के साथ बलात्कार, अत्याचार और हत्या होती है। क्या श्रीमान राहुल गांधी गए वहाँ पे? बांसवाड़ा में रैली करके आए, भीलवाड़ा नहीं गए जहाँ पे एक दलित युवती के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, एक आदिवासी युवती की उसके साथ लगते जिले में कर दी गई। मुख्यमंत्री के घर के सामने 10 साल के लड़के के सामने उसकी मां की इज्जत लूट ली जाती है, वो आत्महत्या करती है। मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में 3 लोगों की जिंदा जलाकर हत्या कर दी जाती है। एक के बाद दलित और आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं, और पिछले कल जो हुआ निर्वस्त्र करके मणिपुर की तरह वहां पे महिला को चलाया गया। कहां गए राहुल गांधी जी? कहां गया घमंडिया अलायंस? ये घमंडिया गठबंधन के लोग केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए करते हैं। अगर सही मायने में महिला सम्मान की बात करनी तो जाइए राजस्थान में मुख्यमंत्री से सवाल पूछिए।
2 लाख से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं। 40,000 से ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं केवल राजस्थान में 5 साल में है। किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ है। ये ओछी राजनीति ना करें। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर विपक्ष को कैसे राजी करेंगे आप लोग, बिना उसके शामिल हुए? जो आप योजनाएं बना रहे हैं या कमेटी बन गई है, कमेटी से उन्होंने अपना नाम भी वापस ले लिया है और मुझे समर्थन करते तो दिख नहीं रहे हैं, तो इसमें किस तरह से विपक्ष को आप लोग उसमें? कमलेश जी, आभारी हूँ आपने पूछा। अब देश की जनता को जानने का तो हक है कि क्योंकि एक देश एक इलेक्शन क्यों। आप देखिए, 1 नेशन 1 टैक्स, जीएसटी लाए, लाभ हुआ कि नहीं हुआ? 90,000 करोड़ टैक्स कलेक्शन थी, अब 1,60,000 करोड़ हुआ। कल्याण किसका हुआ? देश का हुआ। 1 नेशन 1 फैमिली 1 फ्यूचर G20 की यही सोच को लेकर आए। दुनिया भर में भारत का वसुधैव कुटुंबकम का बातचीत की, वैक्सीन मैत्री से लेकर बाकी सब। अब जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात आती है तो अधिकतर समय जो चुनावों में जाता है, आपको तो 30 वर्ष पत्रकारिता में हो गए। आप बताइए, आप हर साल कितने इलेक्शन कवर करते हो? 5-6 कम से कम, यानी कि आधा समय तो इलेक्शन कवर करने में निकल जाता है। अगर आपका चले जाता तो सरकार का कितना जाता होगा? क्या वो कामकाज के लिए लगाना चाहिए कि नहीं? देश के टैक्स पेयर का पैसा, जो अपना पैसा देता है, क्या उसको बार बार चुनावों में खर्च करते जाएं? अगर एक समय पे चुनाव हो जाएगा तो सब एक बार वोट डालेंगे, सरकार चुन लेंगे और 5 साल के लिए शांति होगी। केवल काम काम और काम, विकास विकास और विकास ही होगा। अगर ये हम कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी पहले दिन से कहते हैं और पूर्व राष्ट्रपति जी को उसका अध्यक्ष बनाया रामनाथ कोविंद जी को, तो इसमें क्या बुराई है? आप अपने विचार दीजिए। अगर आप असहमत भी हैं तो कारण बताइए क्यों। अगर हम देश की भलाई के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं, देश का समय बचा रहे हैं, देश का वो पैसा हम देश की प्रगति, विकास और गरीब कल्याण के लिए लगाना चाहते हैं, तो कांग्रेस उसका विरोध क्यों कर रही है? एक जिस तरह से कई राज्यों में बीजेपी ने इलेक्शन हारी, गठबंधन एनडीए हारा, एक देखने में आया कि जो अपोजिशन है उन्होंने लगातार मतलब फ्री का मॉडल, चाहे वो श्रीमान केजरीवाल जी हो, कांग्रेस हो या जिन भी राज्यों में, कर्नाटक भी इसका भी एग्जाम्पल है। तो ये जो फ्री की राजनीति हो रही है, फ्री दे के वोटरों को लुभाने का प्रयास हो रहा है, आप इससे कैसे निपट पाएंगे? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, जनता के सामने बहुत जल्दी सच आ जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में मुफ्त की बिजली देने की बात कही, नहीं दी, उल्टा बिल ज़्यादा आ गए। कहा था 1,500 रुपये बहनों को देंगे, बहनें बेचारी 10 महीने से इंतज़ार करें, कुछ नहीं मिला। फिर इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, बदले में मिला क्या? 2 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, एक बार 3 रुपये, एक बार 3.5 रुपये। कांग्रेस ने उल्टा महंगाई दी दाम बढ़ा के। दूसरी ओर भाजपा शासित राज्यों में हमने पेट्रोल डीजल के दाम कम किए, केंद्र सरकार ने दाम कम किए और कांग्रेस ने अपने राज्यों में बढ़ा दिया। राजस्थान में देश के सबसे ज़्यादा दाम पेट्रोल और डीजल के, श्रीगंगानगर में जाके देख लीजिए। कांग्रेस तो ये कह रही है कि इसके गठबंधन की ताकत बढ़ते देखकर आप लोगों ने गैस के सिलेंडर के दाम को कम कर दिए, पहले क्यों नहीं किया? देखिए, हमने जब कोविड का समय आया तब भी 3-3 सिलेंडर रिफिल मुफ्त में दिए। 20 करोड़ महिलाओं को 31,000 करोड़ रुपये उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करके उनको मदद के रूप में दिया। कांग्रेस ने तो रसोई गैस के सिलेंडर ही नहीं आज तक दिए थे। ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 9.5 करोड़ से ज़्यादा बहनों को उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए और कुल मिला के 18.5 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर पिछले इन 9 सालों में देश की बहनों को मिले हैं। कांग्रेस तो 70 साल में नहीं कर पाई थी साहब। और ये क्यों सस्ता किया? दुनिया भर में तीन गुना ज़्यादा दाम सऊदी सीपी जो हम कहते हैं उसके बढ़े, यानी कि गैस के दाम दुनिया भर में 3 गुना ज़्यादा बढ़े। भारत में हमने तब भी मात्र 63% बढ़ाए थे और अब उसको भी कम कर दिया। कांग्रेस के समय 1241 रुपये का सिलेंडर था 2014 की जनवरी में, आज वो 900 रुपये का है और उज्ज्वला वालों को 700 रुपये का है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर
जनता के बीच जाएगी और लोग उसे क्यों चुने? नेतृत्व, सुशासन और विकास। नेतृत्व जो भारत की जनता ने ऐसा चुना मोदी जी के रूप में, आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हुए हैं। दुनिया भारत में और भारत के नेतृत्व में उम्मीद देखती है। विकास, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत, फिर 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत। हमारे 700 मेडिकल कॉलेज नए बनाए हमने 9 साल में, आज तक केवल 600 ही थे, 700 नए बना दिए। 3 लाख किलोमीटर सड़कें थी, हमने 7 लाख 20 किलोमीटर बना दी 9 साल में। 7 एम्स से हमने 22 एम्स बना दी, 15 नए बना दिए। 7 IIT 7 IIM थे, हमने 14 और 16 कर दिए। आधा किलोमीटर मेट्रो नहीं बनती थी, अब 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा एक दिन में बनती है। 28 वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू कर दी, इनके समय एक नहीं थी, इनके समय एक वाटरवेज नहीं था, हमने 111 कर दिए। 2014 तक केवल 74 एयरपोर्ट थे, हमने 75 नए एयरपोर्ट बना दिए। आप कोई क्षेत्र ले लीजिए, वहाँ पे भारत को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इसलिए कमलेश जी मैं कहता हूँ कि भारत ऐसे ही नेता को चुनेगा क्योंकि स्थिर सरकार दी, ऐसे नेता के नेतृत्व में विकास करवाएगा क्योंकि ईमानदारी से सरकार चलाई, और ऐसे नेता की गरीब कल्याणकारी योजना में विश्वास करेगा जिसने 18.5 करोड़ गरीबों को गरीब रेखा से बाहर निकाला। आप इतने आंकड़े सब याद कैसे रखते हैं? आपके समाचार पत्र जागरण को पढ़ पढ़ के। नहीं, आपके आंकड़े बहुत आ रहे हैं। अब एक मुझे बताइए कि आप खेल मंत्री भी हैं, तो क्या आने वाले समय में ऐसा संभावना है, खेल प्रेमी अक्सर सोचते हैं कि भाई भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट संबंध बहाल हों, वो यहाँ आएँ या हम वहाँ जाएं, ऐसी कोई आगे योजना है? देखिए, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूँ, हालांकि खेलों में हम राजनीति नहीं देखते, लेकिन 2 तरह के खेल हैं। एक बायलैटरल जो 2 देशों के बीच में होता है, एक मल्टीलैटरल। तो जहाँ पे बहुत सारे देशों की टीमें खेलती, वहाँ पे आपके बस में कुछ नहीं, वहाँ इंटरनेशनल बॉडीज़ को डिसाइड करना होता है। चाहे वो क्रिकेट हो, अन्य खेल हो, वहाँ भारत भी खेलता है, पाकिस्तान भी खेलता है। लेकिन बायलैटरल खेलना हमने तब से बंद किया जब से पाकिस्तान ने आतंकवादी घटनाओं को बंद नहीं किया। पाकिस्तान अगर अपनी हरकतें ठीक नहीं करता है तो कोई कारण नहीं बनता कि भारत उनके साथ बायलैटरल मैच खेले, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। और एक मैं भारतीय नागरिक की तरह ये कह रहा हूँ, खेल मंत्री की तरह नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर भारतीय की यही भावना है कि ठीक है, जहाँ हमारी मजबूरी है मल्टीलैटरल में खेलने की, वहाँ खेलेंगे, जीतेंगे भी, बार बार जीते हैं। लेकिन बायलैटरल में हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, वहाँ हमारी ज़रूरत है कि आतंकवाद और घुसपैठ को बंद कराया जाए। देश में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने खेलों में रुचि दिखाई, एक खेल प्रेमी के रूप में, खेल प्रशासक के रूप में भी। बजट 3 गुना से ज़्यादा कर दिया पिछले 9 सालों में। टॉप्स जैसी योजनाएं लाके खिलाड़ी का रहना, खाना, भोजन, ट्रेनिंग, सारा खर्चा भारत सरकार सहती है और 6 लाख रुपए जेब खर्च देती है। 3000 खेलो इंडिया एथलीट्स के लिए उनको 6,20,000 रुपये एक एक खिलाड़ी पे अलग से खर्च करती है। फिर 1000 खेलो इंडिया सेंटर हम नए बना रहे हैं, जो हम एक ही साल में इस साल बना के तैयार कर देंगे। पूर्व चैंपियन एथलीट को रोजगार उसमें मिलेगा और हज़ारों खिलाड़ियों को सीखने के लिए अवसर मिलेंगे। 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने बना दिए, लगभग 60 साइट ट्रेनिंग सेंटर बना दिए। ये अपने आप में बहुत तेज़ी के साथ काम हुआ है और इसीलिए आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। अंडर 20 रेसलिंग में भारत की महिलाओं ने, अंतिम फंगाल हो, प्रिया हो, बाकी हो, इन सब ने विश्व विजेता बनी है, वर्ल्ड कप जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। ऐसे हमारे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में महिलाओं ने 4 ने गोल्ड मेडल जीता, 4 वर्ल्ड चैंपियन बनी। हमारी हॉकी टीम जूनियर, मेंस, वुमेन दोनों में एशियन चैंपियन बनी और सीनियर भी हमने एशियन चैंपियनशिप हॉकी में मलेशिया को हरा के जीती। अभी हाल ही में हमारी 4x400 मीटर रिले एथलेटिक्स में जब हम कहीं नहीं आते थे, हमने नेशनल और एशियन रिकॉर्ड तोड़ा और 5वें नंबर पे हम दुनिया भर में आए। यही नहीं, जेवलिन में एक ने हमारे 3 खिलाड़ियों के नाम, 6वें नंबर पर मनु डीपी, 5वें नंबर पर किशोर जैना
और गोल्ड मेडल जीता गोल्डन बॉय ऑफ एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा ने। वहीं प्रज्ञनंदा ने जो 18 साल का हमारा युवा साथी है, उसने चेस में वर्ल्ड में टॉप 2 पोजीशंस में आके वर्ल्ड के फाइनल में पहुंचा वर्ल्ड कप के। वहीं पर हमारी 17 साल की बेटी अदिति, जिसने आर्चरी के कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीता। तो वहीं पर हमारे छोटे छोटे ऐसे युवा साथियों ने आज गोल्ड मेडल जीतकर शूटिंग से लेकर अन्य खेलों में शानदार काम किया। सैफ फुटबॉल, वो हम उसके विजेता बने। आप एक के बाद दूसरे खेल लीजिए, हमने सब तरफ जीता। उदाहरण एक छोटा सा कमलेशी आपको देता हूँ। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 60 साल में भारत कुल 18 मेडल जीत पाया था। हमने इस बार अकेले 26 मेडल जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड हैं। कहाँ 60 साल, कहाँ 1 साल। ये क्यों हुआ? क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच कल्पना है, जिसके माध्यम से हमने देश में खिलाड़ियों को खेलने का बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और खेलो इंडिया स्कीम को सफल बनाया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का काम जो प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, वो दुनिया के देश में कोई नेता नहीं कर सकता। वो खिलाड़ियों से मिलना, उनके परिवारों से मिलना, मनोबल बढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात है जी। पिछले दिनों रेसलिंग में जिस तरह महिलाएं, आप कह रहे हैं, वो आगे जा रही हैं, तरक्की कर रही हैं, मेडल जीत रही हैं, लेकिन जिस तरह महिला खिलाड़ियों का विवाद सामने आया, ऐसी स्थिति दोबारा न उत्पन्न हो, इसके लिए सरकार की कुछ योजना है? देखिए, कोई नहीं चाहता इस तरह का कुछ हो। जो विशाखा गाइडलाइंस हैं, उन्होंने सबको कहा कि उसको लागू करें, अपनी कमेटी बनाएं और ये जो छेड़खानी हो ऐसा कोई, तो उस स्वतंत्र कमेटी के पास वो अपनी रिपोर्टिंग कर सकें और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाए। आप जब खेल मंत्री बने हैं तब से लगातार खेल के सेक्टर में बहुत एक्टिव भी हैं, तो आमतौर पर जो यहाँ जितने संघ खेलों के, ऐसा अक्सर देखने में आता है कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर विवाद चलता रहता है। तो आप मंत्री बनने के बाद इसमें इस पूरे स्ट्रक्चर में या जो क्या व्यवस्था बनाया जिससे उसमें कुछ सुधार हो पाया, नहीं हो पाया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कमलेश जी की, एक और खेलों का बजट बढ़ाया। साथ ही हमने टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन किया, यानी कि टेक्नोलॉजी मतलब पहले खिलाड़ी को अपना मेडल जीतने के बाद भी सर्टिफिकेट लेके दर दर भटकना पड़ता था कि वो अपनी अवार्ड के लिए एप्लीकेशन दायर कर सके। हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दी है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन में ही उसको डालना है और बैंक में उसके पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसी तरह से फेडरेशंस को भी अगर अपने फंड्स या बाकी विषयों को लेके ऑनलाइन हमने उसका पोर्टल लॉन्च कर दिए हैं। खिलाड़ी को मदद कोई चाहिए, कोई स्कॉलरशिप चाहिए, तो उसके लिए भी ऑनलाइन। ये सारा हमने इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम कर दिया कि उसमें किसी को इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर टॉप जैसी योजनाएं हमने लागू की, जहाँ पे मिशन ओलंपिक कमेटी भी बनाई जो खिलाड़ियों का चयन करती है, अलग अलग उनको फंडिंग करवाते हैं और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के माध्यम से एलीट खिलाड़ियों से लेकर डेवलपमेंट खिलाड़ियों की मदद की जाती है। एक कई बार अक्सर ऐसा आता है कि हमारे बहुत अच्छे खिलाड़ी भी कई बार इस स्पर्धा में भाग नहीं ले पाते। कई बार वो डोपिंग के चार्जेस लग जाते हैं उनके ऊपर। कई बार उन्हें खुद ही नहीं पता है कि वो प्रतिबंधित कोई चीज़ खा रहे हैं। उनके सेंटर में इस तरह की चीज़ें, अभी उड़ीसा की जो खिलाड़ी उनके साथ हुआ, तो इसके लिए क्या कर रही है सरकार, ताकि खिलाड़ी को ये पता रहे, या फिर इस तरह की कि भाई हमारा एक अच्छा खिलाड़ी खेलने नहीं जा सकता डोपिंग की वजह से? देखिए, दो बातें हैं। एक तो अवेयरनेस, जागरूकता। ये हमने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा जिसको हम कहते हैं, उसके माध्यम से ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों ही कोर्सेज और ट्रेनिंग, अवेयरनेस, ये सारे प्रोग्राम हम चला रहे हैं। मैंने ही खेल मंत्री के नाते नाडा का बिल लेकर आए, उसको पास करवाया और हमने नाडा की सिंपोजियम भी यहाँ पे की, हमने कॉन्फ्रेंसेस की। भारत उन देशों में से एक है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेस्ट किए जाते हैं। हमने लेबॉर्ट्री यहाँ पे बनाई और जहाँ एक और जागरूकता, वहीं पे टेस्टिंग को बढ़ावा दिया और खिलाड़ियों को उसमें जागरूक किया। अब खिलाड़ी को क्या कौन सी मेडिसिन लेनी नहीं लेनी, हमने ये भी ऑनलाइन उसको कर दिया है, एप्लीकेशन बना दी उसकी, बहुत सरल कर दिया है। लेकिन जो पहले से डोपिंग में पाए गए थे, अब उनको जितनी देर का प्रतिबंध लगता है उसके बाद तो उससे बाहर आकर ही खेलना पड़ेगा। भारतीय खेलों के लिए निजी क्षेत्र के निवेश की क्या संभावना है, या सरकार का कोई इसमें कोई योजना है आगे? देखिए, सरकार तो करती ही है
और राज्य की सरकारों को भी करना चाहिए। कुछ राज्यों की सरकारें अच्छा कर रही हैं, भारत सरकार बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन कॉरपोरेट जगत को इसमें आगे आना चाहिए। नशों को ना, खेल को हाँ। खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना है और जितना कॉरपोरेट जगत आगे आएगा उतना ही लाभ मिलेगा। दुनिया भर में अगर देखा जाए तो फंडिंग कैसे होती है, बहुत सारे देश बैटिंग को लीगलाइज करते हैं, कोई लॉटरी को लीगलाइज करते हैं और वहाँ के पैसे से अपना स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन भारत में हम वो रूट नहीं लेते। तो यहाँ जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका पैसा, या बहुत सारी कंपनियों के हज़ारों करोड़ प्रॉफिट है, वो कुछ उसमें निवेश करेंगी तो उसका लाभ मिलेगा। कुछ कंपनीज करती हैं लेकिन बहुत सारी को करने की आवश्यकता है। धन्यवाद अनुराग जी, आपसे बातचीत कर अच्छा लगा। आज तक इतना ही। अब अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार।